रेट्रोसेप्सिज्म इज अ फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। ये एक बीमारी होती है, उसमें मेल्स की, जो मेल के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं खुलता है, नीचे की तरफ नहीं जाता है। ट्रेंड्स इन, अब आई थिंक आधा घंटा हो गया है, ये हम रहने देते हैं, थोड़ा सा रह गया, एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ओटी का। यहाँ से रहने देते, बस एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। ये एक सब्जेक्ट है अभी खुशी, ये मत सोचना कि बस ये सारा था, एक सब्जेक्ट है, बहुत दिन से आप नहीं आ रहे थे तो इसलिए अटक गया है। फर्स्ट ईयर वालों का सारा हो गया क्वेश्चन पेपर डिस्कस, इसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये अपलोड तो कर दिया मैंने, पढ़ते भी रहना साथ में, ठीक है। इसमें बताओ कहाँ तक बताया था मैंने उस दिन। प्रिंस, कल आपने क्लास लेफ्ट कर दी थी आधे पर से, कल मैं ये पढ़ाने वाली थी। हाँ हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम वो मैंने बताया था ना, नेटवर्क इशू है। ओके तो ठीक है, कोई नहीं। कहाँ तक पढ़ाया था मुझे बताओ इसमें, यहाँ तक बताया था आई थिंक, इंस्ट्रूमेंट तक, स्टेराइल हैंडलिंग भी बता दी थी, ये भी बता दी। एनेस्थीसिया पढ़ा रही थी ना मैं, लोकल, रीजनल, जनरल, ये भी बता दी। हो ही गया था सब कुछ बेसिक। ये बस आई थिंक ये वाली स्लाइड रह गई थी, ये 2 स्लाइड्स रह गई थी मेरे ख्याल से। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, ओके। हम जब ओटी में होते क्या क्या चीज़ें मॉनिटर होती हैं उस टाइम पे, एक पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हैं इससे, पल्स रेट मेजर करते हैं, ईसीजी मॉनिटर होता है जिसमें पता चलता है पेशेंट की हार्ट रेट क्या है, रिदम क्या है। बीपी मॉनिटर, नॉन इन्वेजिव बीपी मॉनिटर, मतलब बीपी मॉनिटर हम इंसर्ट थोड़ी करते हैं इस पेशेंट के अंदर, तो ऊपर से हम कफ को ड्रेप करते हैं ना, तो ये नॉन इन्वेजिव है। मतलब इन्वेजिव कहने का मतलब है जिसमें हमने जैसे इंजेक्शन दिया या फिर सर्जरी की तो इन्वेड कर दिया पेशेंट के अंदर। नॉन इन्वेजिव मतलब पेशेंट के अंदर कोई चीज़ हमने इंसर्ट नहीं की। तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। कैप्नोग्राफी, कैप्नोग्राफी भी मैंने फोटो दिखाई थी आई थिंक, कि CO2 लेवल जो है, गैस लेवल इसमें मेजर करते हैं, कितना हमने जब एयर एक्सेल किया है, जब हमने सांस लेके सांस छोड़ा है, एक्सेलेशन प्रोसेस में कितना CO2 लेवल बाहर निकला है, वो हम कैप्नोग्राफी से मेजर करते हैं। टेम्परेचर प्रोब, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है हमें। एनेस्थेसिया देने से पहले कुछ चेकअप्स करने होते हैं। सर्जरी से पहले एनेस्थेसिस्ट क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की पूरी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, क्या क्या अभी तक इसको क्या क्या बीमारियां हैं, एलर्जी क्या क्या है, किसी चीज़ से एलर्जी, किसी मेडिसिन से एलर्जी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फास्टिंग स्टेटस क्या है, पेशेंट को हम सर्जरी से पहले कुछ मुंह से कुछ खाने को देते नहीं है ना, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम उसका फास्टिंग स्टेटस भी देते हैं। एयरवे पूरा एग्जामिन करते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना है, लैब रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें एनेस्थीसिया देने से पहले चेक करनी पड़ती हैं। इतना ही था बेसिक, मैंने उस दिन देखा नहीं था, एक ही स्लाइड है ना। अभी मुझे आपका सिलेबस अभी मिला नहीं है, मैं कुछ और सब्जेक्ट पे, मतलब ये जो जनरल है जो कि बाद में आपको पढ़ना ही होगा, मैं मंडे को और स्लाइड। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि कोई भी इंसान है, अगर उसकी इंजरी हो गई है या अचानक से कोई बीमार पड़ गया, कोई अचानक से आपके सामने गिर गया, तो जब तक कि हम एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, कोई आएगा, उस टाइम पे उसको कुछ ना कुछ, या फिर कोई जल ही गया है, हाथ जल गया, किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है तब तक हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसके कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े
या तो उसके लाइफ सेव हो जाए या फिर जितना और मेडिकल हेल्प आने तक उसकी कंडीशन खराब हो सकती है उसको हम रोक सकते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है कि इमीडिएट और टेम्परेरी केयर, तुरंत हम कुछ ना कुछ उसकी केयर करते हैं, कुछ ना कुछ इलाज करते हैं और वो टेम्परेरी होता है। घर पे तो मशीनें नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उसका परमानेंट केयर कर सकें, तो वो टेम्परेरी केयर होता है जितनी देर तक हम पेशेंट को सेफली हॉस्पिटल पहुंचाना दें। फर्स्ट एड का एम क्या होता है, क्यों करते हैं हम फर्स्ट एड, क्या मकसद है? पर्सन की लाइफ को सेव करना, प्रिजर्व लाइफ, उसकी लाइफ हम कैसे बचा दें या फिर कोई और इंजरी ना हो, कोई और उसको नुकसान ना हो और वर्सन ना हो। नेक्स्ट एक और मकसद ये है कि उसकी रिकवरी प्रोसेस आसान हो जाए। मान लो किसी पेशेंट के फ्रैक्चर हुआ है, अगर हमने उस टाइम पे उसको स्प्लिंट लगा के उसको सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, वो मूवमेंट नहीं होगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर वो आराम से उसकी जो भी वो करना होगा ट्रीटमेंट आगे वो कर देगा। ऑलरेडी हमने उसको स्प्लिंट लगा के रोक दिया है, तो उससे क्या होगा कि रिकवरी तो उसकी रिकवरी में हमने इनिशिएट करवा दिया ना, डॉक्टर भी तो यही करेगा, उसको बैंडेज से मतलब बांध देता है, प्लास्टर कर देता है, उस पार्ट की मूवमेंट को रोक देता है। तो हमने तो इनिशियली उसकी मूवमेंट रोक ही दी है, तो रिकवरी में भी हेल्प करता है ये। फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस ये है कि इमरजेंसी में हम क्विक हेल्प प्रोवाइड करते हैं फ़ौरन, इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। सीपीआर वगैरह हम देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि उसकी सांस जो है वो रिवाइव कर जाती है, ब्रीदिंग वापस है, पल्स रेट रिवाइव कर जाता है। जब तक ये हेल्प नहीं आ जाती, प्रोफेशनल हेल्प, कोई डॉक्टर, कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाता, तब तक उसकी लाइफ सेव हो सकती है। पेन कम हो सकता है, पेशेंट के जल गया है, अगर हमने पानी लगा दिया उस पे, मैंने बताया था आइस नहीं लगाना है, टैप वाटर, या कुछ भी कहीं कट गया है तो उस पे हमने गॉज लगा दिया, बैंडेज लगा दिया, इससे पेन उसका कम हो जाता है, इंजरी की सिवियरिटी भी कम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं बाद में, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि इमरजेंसी में कैसे एक्ट करना है। कुछ रूल्स हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो फर्स्ट एड देगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी सिचुएशन है तो घबराहट की बात तो है ही, वहाँ पे अपने आप को काम रखना है। घबरा तो हर कोई जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको शांत रहना चाहिए, उसको डरना नहीं है, एकदम ध्यान से सोचना है कि मुझे करना क्या है और तुरंत तुरंत एक्ट करना है क्विकली। इंश्योर सेफ्टी, कभी भी हम किसी की हेल्प करने जाएं तो सबसे पहले हमें एरिया देखना है कि जिस एरिया में हम हेल्प करने जा रहे हैं वो एरिया सेफ मेरे लिए है और विक्टिम के लिए, दोनों के लिए सेफ है कि नहीं। मैं अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, कोई पानी में डूब गया है और पानी गहरा है तभी वो डूब रहा है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं कैसे उसमें कूद जाऊंगी उसको बचाने के लिए, ना मैं उसको बचा पाऊंगी ना मैं खुद को बचा पाऊंगी। तो पहले एरिया तो असेस कर लो कि वो एरिया जो है वो सेफ है भी या नहीं है, उसके बाद ही हम जाते हैं हेल्प के लिए। चेक फॉर रिस्पॉन्स, अब हमने पेशेंट को बचा लिया इन द सेंस कि मान लो कि पेशेंट आ गया हमारे पास, चाहे आग में है या फिर पानी में निकाल भी लिया या फिर नहीं है, नॉर्मली भी कोई पेशेंट गिर गया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो पर्सन जो है होश में है अपने या नहीं, सांस ले रहा है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। देन हम फ़ौरन इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर देते हैं, ताकि जब तक वो आते रहेंगे तब तक हम अपना काम करें। फिर हम सबसे पहला ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें सबसे पहले ट्रीट करना है कि उससे जान चली जाएगी उसकी। एक फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर तो फिर भी बाद में थोड़ी देर बाद भी जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्लोज फ्रैक्चर है अगर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या हमें ब्लीडिंग नहीं रोकनी है? शॉक में चला गया है पेशेंट, ब्लीडिंग रोकना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोई एरिया हर्ट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका पूरा खून बह जाएगा, हॉस्पिटल जाते रहते तो वो मर जाएगा। तो हमें यही असेस करना है कि अभी इस सिचुएशन में कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, हमें सबसे पहला काम उसी पे करना है। किसी को सांस नहीं आ रही है, चाहे उसकी कितनी भी हड्डियाँ टूटी हैं, तो पहले किस पे फोकस करेंगे हम कि सांस आ जाए इसको, हड्डियाँ तो बाद में भी देख लेंगे। कई बार सीपीआर देते हैं लोग, रिब्स तोड़ देते हैं, तो रिब्स तो फिर भी हो जाएंगी ठीक, मेन तो उसकी जान बच जाए पहले। डू नॉट मूव द विक्टिम अननेसेसरली, विक्टिम को, जो भी इंसान है जिसको प्रॉब्लम हुई है, जो भी पेशेंट है, उसको बिना मतलब हमें इधर से उधर मूव नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी स्पाइन इंजर्ड हो गई है,
क्या इंजरी हो गई है। अगर हमने मूव कर दिया और मूवमेंट से ही उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसलिए अगर हमें पता चल रहा है कि इसका मूवमेंट करना यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे आग है, अगर मान लो इसका आग से हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेंजर है, तभी हम निकालेंगे। जब तक हमें पता है कि इंसान ऑलरेडी सेफ प्लेस पे है, तो उसको बिना मतलब के मूव नहीं करना है। अगर हमें बैंडेज करना है पेशेंट की, तो हमेशा अपना हाथ जो है, एक तो हाथ धो करके और दूसरा साफ क्लीन बैंडेज करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। कंफर्ट एंड रीअश्योर, उस इंसान को काम रखने की कोशिश करनी है और बहुत अच्छे से प्यार से बात करनी है उसे। और अगर कोई इंसान अनकॉन्शियस हो गया है, मतलब कि होश में नहीं है वो, तो उसको हम बिना मतलब के खाना पानी नहीं देंगे। कई बार लोगों को अटैक्स आ जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स आ गए, फिट्स आ जाते हैं। उस टाइम पे अगर आपने कुछ खाने पीने को मुंह में दे दिया, तो उनके अटैक्स जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं। अभी वो होश में आया है, आपने कुछ दे दिया, विद इन अ सेकेंड उसको दोबारा अटैक आ गया, फिर क्या होगा? वो तो अटक गया, उसको फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो सर्जरी तो खैर यहाँ पे लिखा है, सर्जरी वाले को तो हम वैसे ही खाने पीने को नहीं देते हैं, बट जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके मुंह में कोई खाना पानी नहीं डालना है। और जब तक कि कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं आ जाती, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हमें वहीं पे विक्टिम के पास ही रहना है। ठीक है? इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे आया था? क्या है इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट? इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अचानक ही आती है, सडन ही आती है। तो कोई सडन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, उसी को हम इमरजेंसी कहते हैं, और उसमें हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। तुरंत अगर हमने उस पे एक्शन नहीं किया, तो उस इंसान को बहुत सीरियस कोई नुकसान हो सकता है, मर भी सकता है वो इंसान। इसी को इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? एक्सीडेंट्स हैं, बीमारी है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या लड़ाई हो गई, वायलेंस वगैरह। इसमें हमें फ़ौरन सोचना होता है, क्विक थिंकिंग की ज़रूरत होती है और फ़ास्ट रिस्पॉन्स करना होता है। जितनी जल्दी सोचना है, उतनी जल्दी हमें एक्ट भी करना है। इमरजेंसी कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी टाइम। एक इंसान को भी इमरजेंसी अफ़ेक्ट कर सकता है, बहुत सारे। जैसे एक इंसान को हार्ट अटैक आया, कुछ आया, वो गिर गया, ये सिंपल हो गया। कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में बस पलट गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो मास कैजुअलिटी हो जाती है। वो एक साथ बहुत सारे लोग इमरजेंसी में आ गए, सबके लिए इमरजेंसी है। अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, किस-किस तरीके की इमरजेंसी होती है? मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जो पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, ब्लीडिंग है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारे मेडिकल इमरजेंसी, मतलब कि कोई बीमारी, कोई ऐसी बीमारी हो गई। एक्सीडेंटल इंजरीज़, एक्सीडेंट, बर्न, बीमारी तो नहीं थी उसको, कोई अचानक से आग लग गई, कोई बीमारी नहीं थी, चल रहा था, फ्रैक्चर हो गया है, टक्कर लग गया, कोई ज़ख्म हो गया, वुंड्स, तो ये एक्सीडेंटल इंजरीज़ है। नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ये नेचुरल डिज़ास्टर से कभी भी हो सकता है। मैन मेड इमरजेंसी, इंसानों के लिए बनाई हुई इमरजेंसी क्या है? फायर, आग लग जाता है, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, सही से नहीं चला रहे थे, केमिकल स्पिल्स, कहीं हैंडल नहीं कर रहे थे, लैब में है, मान लो लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हैंडलिंग बताई गई उस तरीके से हमने हैंडलिंग नहीं की, पूरा जो केमिकल है आ गया, वो मुंह पे आ गया, हाथ पे गिर गया, इधर उधर गिर गया, इमरजेंसी हो गई। प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड किट, अब फर्स्ट एड की किट बनती है जिसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, बेसिक चीज़ें हम घर में भी रखते हैं, हर जगह इंस्टीट्यूट्स में भी रखते हैं, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, ताकि कोई अगर अचानक से, इमरजेंसी तो अचानक से ही आती है, तो हम एटलीस्ट बेसिक चीज़ें हों हमारे पास जिससे हम उसको ट्रीट कर सकें। तो फर्स्ट एड किट जो है, इसमें बेसिक मेडिकल सप्लाइज होती हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे, इंजरी के टाइम पे हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो रहनी चाहिए? एडहेसिव बैंडेजेस, बैंडेड्स होते हैं जो हम घर पे भी रखते हैं, बैंडेड्स, छोटा मोटा कट लग गया, हम बैंडेड लगा लेते हैं। स्टेराइल गॉज पैड्स और रोलर बैंडेजेस, गॉज पैड्स होते हैं वो भी स्टेराइल होने चाहिए, मतलब इन्फेक्शन फ्री होने चाहिए, कि अगर कोई वुंड है, कोई बड़ा कट लग गया, जख्म हो गया, उसको कवर करने के लिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, क्रीम, कि अगर हमें वुंड की ड्रेसिंग करनी है, तो क्लीन करने के लिए डेटॉल, सैवलॉन वगैरह कुछ होता है ना, क्लीन करके फिर उस पर पट्टी लगाते हैं। कॉटन बॉल्स और स्वैप्स होते हैं जिससे क्लीन करते हैं। सीजर, बैंडेज या कपड़ा जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसको काटने के लिए। ट्वीज़र्स, ट्वीज़र्स ट्वीज़र्स दिखाया था ना मैंने, जब इंसेक्ट वाला बताया था कि इंसेक्ट अपना
कुछ अंदर ही पियर्स कर देते हैं, उसको हम ट्वीज़र की हेल्प से निकालते हैं। कुछ भी अंदर रह गया हो तो उसकी हेल्प से निकालते हैं। थर्मोमीटर होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए। सेफ्टी पिन्स होती हैं, अगर हमने बैंडेज लगाया है तो उसको कैसे सिक्योर करेंगे। घर पे तो हमारे पास वही चीज़ें जो अवेलेबल हैं वैसी ही कुछ चीज़ रखेंगे ना, तो सेफ्टी पिन्स होती हैं। ग्लव्स होते हैं डिस्पोजेबल, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। सीपीआर मास्क या फेस शील्ड, ये भी होता है, हमेशा नहीं बट होता है कभी कभी, रेस्क्यू ब्रीदिंग देने के लिए। अब हम किसी को ब्रीदिंग दे रहे हैं, माउथ टू नोज ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो मास्क के ऊपर से, सीपीआर मास्क होता है उसको ऊपर से देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। बर्न ऑइंटमेंट, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होंगे ना, बर्न ऑइंटमेंट और क्रीम। माइनर बर्न से अगर छोटा मोटा बर्न हो गया है तो हम घर पे ही क्रीम लगा के काम चला लेते हैं। पेन रिलीवर्स, दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, पेन किलर्स तो रखने ही पड़ते हैं। आई वॉश और सेलिन सोल्यूशन, आंखों में कुछ चला गया उसके लिए आई वॉश होता है, जिससे आई की क्लीनिंग होती है। मेनली केमिकल्स वगैरह, मतलब केमिकल चला जाएगा फिर तो नहीं करना है, मतलब धुआं हुआ चला गया कुछ ऐसे। हैंड सैनिटाइजर, हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट एड मैनुअल, फर्स्ट एड की बुक हो गाइडेंस के लिए कि कैसे कैसे हमें एक्ट करना है, ये भी होना चाहिए। टिप्स फॉर मेंटेनेंस, अब हमने फर्स्ट एड किट तो बना ली, लेकिन हमें किट को ऐसी जगह पे रखना है कि अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो हम जा रहे हैं, अब एकदम अंदर कहीं रखा हुआ है हमने निकालने जा रहे हैं, ऐसी जगह पे नहीं रखनी। इजीली एक्सेसिबल प्लेस, कोई ड्रॉर में डाल दिया कहीं ऐसी जगह कि फौरन से निकाल लिया हमने। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये रेगुलरली हमें चेक करना है। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई या कोई ऐसे यूज्ड आइटम से अब नहीं यूज़ कर सकते, उनको हटा देना, उनकी जगह दूसरा ले आना है। घर पे भी होना चाहिए, स्कूल में भी, वर्क प्लेस पे भी, जब हम ट्रैवल कर रहे हो तब भी हमारे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे कैसे टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं फर्स्ट एड में, वो देखेंगे। पहला है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग अगर करनी हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेराइल पैड चाहिए, या ताकि वो वुंड को हम कवर कर सकें, एक कवर कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें किससे, इन्फेक्शन से, तभी तो जल्दी ठीक होगा। तो इसके लिए अगर हमें ड्रेसिंग करनी है तो सबसे पहले हमें अपने हाथ धोना है, ग्लव्स पहनने हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लेकर के वुंड को क्लीन करना है, उसके ऊपर फिर वो ड्रेसिंग अप्लाई करनी है, फिर टेप या बैंडेज से सिक्योर कर देना, जो कि हमें पता ही है। नेक्स्ट इज बैंडेजिंग। बैंडेजिंग का मतलब होता है कि जो ड्रेसिंग की है हमने उसके ऊपर हम कवर लगाते हैं बैंडेज से, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए। बैंडेज जब भी हम लगाएंगे तो बैंडेज का रूल है कि ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना वो बहुत ज़्यादा लूज हो। इतना लूज ना हो कि फिर बैंडेज लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, सपोर्ट के लिए लगाते हैं, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा अगर लूज होगा तो। टाइट इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई नर्व, कोई ब्लड वेसल कुछ कंप्रेस ना हो जिसकी वजह से खून रुक जाए, सेंसेशन बंद हो जाए। सर्कुलेशन चेक करनी है, अगर हमने पैर के बैंडेजिंग की है तो उसको कहेंगे फिंगर या टोस चला के दिखाओ। ऐसे ही हमने हाथ की है तो फिंगर्स कहेंगे मूव करके दिखाओ कि उसमें सर्कुलेशन हो रही है, नहीं देखेंगे हम कि ब्लू तो नहीं हो रहा है या ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमने बहुत तेज बांध दिया, कंप्रेस कर दिया उसे। करेक्ट टेक्निक यूज करनी है जिस लोकेशन की भी बैंडेजिंग करनी है उसमें। स्प्लिंटिंग, स्प्लिंट का स्प्लिंट हम तब यूज करते हैं जब हड्डी टूट गई है। फ्रैक्चर के टाइम पे जो ब्रोकन बोन होती है, जो हड्डी टूट जाती है, उसको हमें मूव नहीं करना होता है, तो मूव नहीं करने के लिए एक स्प्लिंट लगाते हैं, रिजिड सपोर्ट। जैसे कि अगर हम कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, किसी की हड्डी टूट गई, न्यूज़पेपर का अगर हमारे पास बहुत गत्ता सा पड़ा हुआ है, तो वो बहुत सारे न्यूज़पेपर अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो कैसे टाइट हो जाते हैं ना एकदम, उसको हम लगा के बांध सकते हैं। कोई बोर्ड पड़ा हो लकड़ी का जो कि एकदम स्ट्रेट रहता है, मूवेबल नहीं, रिजिड है, उसको लगा के, उसको नीचे लगा के, मतलब वो लगाने का तरीका पहले सीख लेना है कि कैसे लगाना है, ऐसे कहीं भी नहीं लगा देते हैं उसको, उससे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजर कैसे है कि जो भी इंजर्ड पार्ट है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, उसको हमें सपोर्ट करना है। तो जो हम भी हम स्प्लिंट लगा रहे हैं, स्टिक लगा देते हैं, बोर्ड लगाते हैं, न्यूज़पेपर का रोल लगा देते हैं, वो अगर पैर की हड्डी टूटी है तो उसी लाइन में, उसी तरीके से हड्डी के साथ ही हमें पीछे की साइड से लगाना होता है। फिर उसे बैंडेज से बांध देते हैं और सर्कुलेशन चेक करते हैं। बैंडेजिंग टेक्निक, अलग अलग तरीके की बैंडेजिंग टेक्निक है। उसमें एक आता है स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज हम यूज़ करते हैं आर्म में और लेग में। तो
स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल शेप, थोड़ा सा गोल गोल सा, तो उसी डायरेक्शन में हम उसे अप्लाई करते हैं। ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये है कि हमने एक लेयर लगाई बैंडेजिंग की, तो दूसरी लेयर भी हम उसको टाइट करने के लिए उसके ऊपर से लगाते हैं ना, आधा आधा पहले वाला और फिर दूसरा बॉडी पार्ट कवर करते हैं, तो वो ओवरलैप कर रहा होता है उसके ऊपर, ताकि वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, उल्टा करके, ये कोन शेप में लगता है। ये फोरआर्म पे लगाते हैं और थाई पे लगाते हैं। ये रिवर्स स्पून शेप का बनाते हैं। क्या करते हैं, जब हम टर्निंग कराते हैं ना, उसका उसमें फोल्ड करते हैं ताकि फिट हो सके। मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाई है, सेकंड, फोटो लगाना चाहिए था मुझे इसी में। इसी में मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट गूगल से नहीं दिखाना चाह रही थी, बट आज तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे सर्कुलर बैंडेज ऐसे लगाते हैं। देखो ये ओवरलैपिंग में यही बता रही थी। अब मैंने एक एक बार इसको लपेटा, तो दूसरी बार आधा इसको भी तो कवर करूंगी, पुराना वाला आधा मैं न्यू स्किन पे लेकर के जाऊंगी ना, उससे क्या होगा, सिक्योर होता है। नेक्स्ट कौन सा था? स्पाइरल दिखा, सॉरी सर्कुलर दिखा दी। ये कोन शेप का बन रहा है ना, ये रिवर्स स्पाइरल बैंडेज होता है ये। जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, अगर मान लो ये बैंडेजिंग मैंने बताया, तो ये जब मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग घर जाएं और जा करके कुछ चीज़ों की वीडियो देखें, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। खुद से देखोगे कि कैसे बैंडेजिंग होती है, एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ा सा ना खुद से जा कर के रिसर्च करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे पढ़ाती हूँ, मैं वर्ड यूज़ करती हूँ, उसे समझा देती हूँ, अगर एक बार जा करके देखोगे तो वो पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ 8। ये फिगर ऑफ 8 है। ऐसा लगता है कि 8 बना हुआ है इस तरीके से, ये देखो ऐसे ही होता है ना 8। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस में क्या होते हैं, ये यूज होता है जॉइंट्स के लिए। अगर हमें नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इसमें अगर बैंडेजिंग करनी है तो हम फिगर ऑफ 8 के फॉर्म में करते हैं। जॉइंट के अराउंड 8 का फिगर बना देते हैं। फिर आता है स्पाइका बैंडेज। स्पाइका बैंडेज में शोल्डर स्पाइका, हिप स्पाइका और थंब स्पाइका है। शोल्डर स्पाइका हम यूज करते हैं ताकि शोल्डर इंजरी को सपोर्ट कर सके। हिप स्पाइका, एज द नेम सजेस्टेड, हिप स्पाइका हम यूज करते हैं हिप जॉइंट के लिए, ग्रोइंग के लिए। थंब और फिंगर स्पाइका, अगर हमें फिंगर को, थंब को अगर इमोबिलाइज करना हो, उस पार्ट को मूव नहीं करना हो, तो हम ये यूज करते हैं। कुछ होते हैं स्पेशल बैंडेजेस, एंकल के बैंडेजेस। ये हम जब एंकल स्प्रेन हो जाता है ना, उस टाइम पे हम एंकल को सपोर्ट के लिए एंकल बैंडेज लगाते हैं। स्टंप बैंडेज कब लगाया जाता है? एम्प्यूटेड लिम्ब, किसी का पैर कट, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, तो वो जो बच जाता है ना जितना लिम्ब, उसमें हम स्टंप बैंडेज करते हैं। स्टंप बैंडेज देखना जरूरी है। क्या हो रहा है? इस तरीके का देखो, ये पैर कट गया, एम्पुटेशन हो गई। एम्पुटेशन होने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसकी बैंडेजिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टंप बैंडेज। फिर है सिंगल आई बैंडेज। एक आंख में कोई इंजरी है, सिंगल आई, एक आंख को कवर करने के लिए सिंगल आई बैंडेज लगती है। डबल आई बैंडेज, दोनों आईज को कवर करते हैं। देखा है ना, सर्जरी होती है, कुछ भी होता है, बैंडेजिंग होती है कि नहीं आंखों की। ब्रेस्ट बैंडेज, कोई ब्रेस्ट की इंजरी हुई है
तो उसके लिए ब्रेस्ट बैंडेज, जॉ बैंडेज, लोअर जॉ के सपोर्ट के लिए, केप लाइन बैंडेज, केप लाइन बैंडेज होता है स्कैल्प या हेड में कोई वुंड हो गया उसके लिए। तो ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे किसमें किस तरीके की बैंडेजिंग होती है। बहुत सारे तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि उसी एरिया का है, एक दो चीजें हैं बस। फिर है ट्रायंगल बैंडेज। ट्रायंगल बैंडेज होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कपड़ों से बना होता है, इसको ट्रायंगल के फॉर्म में फोल्ड कर देते हैं। आर्म स्लिंग तो देखा ही है, आर्म स्लिंग में हम ट्रायंगल के फॉर्म में ही लगाते हैं। ये आर्म स्लिंग ट्रायंगुलर फॉर्म में। हेड स्कैल्प की ड्रेसिंग होती है, वो भी ट्रायंगल बैंडेज यूज करते हैं चेस्ट के लिए, हैंड और फुट के लिए, और फ्रैक्चर के इमोबिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल बाइंडर एंड बैंडेजेस। एब्डोमिन की सर्जरी होती है, उसके बाद हम एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, सर्जरी हुई है, कोई भी बैंडेज सपोर्ट के लिए ही यूज करते हैं। अलग अलग नाम जरूर है, सपोर्ट के लिए, कंप्रेशन करने के लिए, ताकि उस चीज को अगर हमने सपोर्ट कर दिया, उसको मूवमेंट से रोक दिया, तो उसकी हीलिंग अच्छे से होती है, पेन भी कम फील होता है, क्योंकि उस पार्ट को हमने पूरी तरीके से एकदम मूवमेंट से रोक दिया है। मूवमेंट जब होता है ना तभी पेन फील होता है, और मूवमेंट नहीं होगा तो पेन भी फील कम होता है, और जल्दी जल्दी वो चीज़ें ठीक भी हो जाती है। ब्रेस्ट बाइंडर ब्रेस्ट सर्जरी के बाद स्वेलिंग कम करने के लिए। टी एंड मेनी टेल्ड बैंडेजेस। टी बैंडेजेस किस लिए होता है, टी बैंडेजेस जो है प्राइवेट पार्ट्स के लिए, पेरिनियल और रेक्टल एरिया के लिए होता है। मेनी टेल्ड बैंडेजेस जो है ये एब्डोमिनल वुंड्स के लिए, मतलब कि बहुत सारे लेयरिंग होती है इसमें। एक बेस क्लॉथ लगा देते हैं, एक नीचे कपड़ा लगाएंगे और उसके ऊपर लेयरिंग करते रहते हैं, तो ये मेनी टेल्ड बैंडेज होता है। ओके, उसके बाद से नॉट्स पढ़ने हैं हमें कि बैंडेजिंग में किस किस तरीके के नॉट्स लगते हैं। नॉट्स मतलब क्या होता है, काठ लगाते हैं उसी को कहते हैं। पहला है रीफ नॉट, लास्ट है ये। इस तरीके का अगर कोई नॉट लगाएंगे, इसको हम रीफ नॉट कहते हैं। नॉटिंग भी तो अलग अलग तरीके की होती है। रीफ नॉट जो है स्क्वायर नॉट, ये यूज करते हैं हम बैंडेज को सिक्योर करने के लिए। ये नॉट का फायदा क्या है, ये नॉट जो है एकदम फ्लैट रहता है और ये स्लिप करके खुलता नहीं है। एक और तरीके का नॉट है क्लोव हिच नॉट। ऐसा नॉट, क्लोव हिच नॉट, देखो ऐसा। इसका फायदा क्या है, इसको भी स्प्लिंट को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं। और अगर हमें लिम्फ को उठाना है, मूव करना है, लिफ्ट करना है, या फिर रोकना रिस्ट्रेन करना है, तो हम ये वाला नॉट यूज करते हैं। ये था फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड में भी बहुत कुछ है, ठीक है, ये तो बस स्टार्टिंग है। तो मैं अब मंडे को बताऊंगी फर्स्ट एड। अभी आज मैंने जो जो पढ़ाया, खुशी पहले तुम अपने में से बता दो, कोई डाउट। और प्रिंस का तो वो एक दो ही स्लाइड है इसमें। फर्स्ट एड में किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है पूछो। 3-4 मिनट रह गए, तब नया कुछ शुरू करने का मतलब नहीं।